किसी बैल की मैच्योरिटी इससे तय होती है कि उसके कितने दांत टूटे हुए हैं। अगर समय या परिस्थितियां आपके मुक्का मार मार के दांत तोड़ रही हो ना, तो परेशान नहीं होना है। वृषभ राशि के जातक हैं आप। दांतों का टूटना आपकी मैच्योरिटी को सिद्ध करता है, आपके जीवन के एक्सेल करने को सिद्ध करता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गोचर की। अप्रैल 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। गोचर, वो गोचर जो ये कांस्टेंट है। पृथ्वी नहीं रुकी है, ये सूर्य नहीं रुका है, चंद्रमा नहीं रुका है, पूरी की पूरी ना तो हमारा कॉस्मोस रुका है, ना हमारी मिल्की वे रुकी है, और ना ये एंटायर यूनिवर्स रुका है। सब कुछ एक्सपैंड कर रहा है। आज से नहीं, 11.5 बिलियन साल से, जब से बिग बैंग हुआ तब से सब कुछ घूम रहा है। अब घूमने के चक्कर में, एक्सपेंशन के चक्कर में, बिकॉज हम सब जुड़े हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट से, क्वांटम फिजिक्स का लॉ। अब ये क्वांटम इंटेंगलमेंट की एंगल पे क्या इश्यूज या क्या पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगा आपके उस प्रेजेंट स्नैप के जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, इस पृथ्वी पे आप रह रहे हैं। सूर्य आज कहाँ है तो कहाँ को किस एंगल को लेके आपको देखेगा, चंद्रमा कहाँ है तो किस एंगल को लेके, और अन्य अन्य ग्रहों के एंगल को लेके जो घटनाएं, जो बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं, वो हम गोचर से समझने वाले हैं। इस महीने में अप्रैल में मुख्य गोचर कौन कौन से हैं। सबसे पहला बदलाव है, गोचर है मंगल का, जो 2 अप्रैल 2 अप्रैल से आपके लिए आपके मीन राशि यानी 11th हाउस में आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद शनि देव के उदय होने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि सूर्य का गोचर हो जाएगा। तो शनि आपको उदित आपको 12 अप्रैल से ही मिल जाएंगे, लेकिन सूर्य का गोचर 14 अप्रैल से होगा अपनी उच्च की राशि मेष राशि में। शुक्र भी गोचर करेंगे इस महीने, वह है 19 अप्रैल। शुक्र का गोचर आपके लिए, आपके लग्न, आपके राशि के स्वामी का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सूर्य ही नहीं, सिर्फ शुक्र ही नहीं, सूर्य, शनि, मंगल, अन्य सभी ग्रहों की, राहु केतु की स्थितियां भी। आइए समझते हैं इस महीने क्या हो रहा है। देखिए, 2 अप्रैल को आपके कर्म क्षेत्र से, करियर वाले भाव से, जहां राहु बुध पहले से है, मंगल निकल के आपके इनकम वाले भाव में, इच्छा पूर्ति वाले भाव में आ जाएगा। मित्रों, पाप ग्रहों का इंपैक्ट दशम भाव पर बुरा नहीं माना जाता। कर्म वाले भाव पर ज्यादा मेहनती लोग चाहिए। राहु है, ठीक है, और मंगल था, ठीक था। मंगल जा रहा है आपके गुरु की राशि मीन राशि यानी कि 11th हाउस। मंगल है कौन आपके लिए? द्वादशेष हैं और विवाह वाले भाव के मालिक हैं, बिजनेस वाले भाव के मालिक हैं, पार्टनरशिप वाले भाव के मालिक हैं। लाभ वाले स्थान में सप्तमेश का जाना इज गुड। मैरिड लाइफ से अच्छी चीज़ें आना, पार्टनरशिप से अच्छी चीज़ें आना, नेटवर्क से बेहतर निकल के आना, करियर से बेहतर निकल के आना, बिजनेस से बेहतर निकल के आना। और व्यय वाले भाव का स्वामी भी मंगल है और उसका लाभ वाले भाव में आना, तो इसका मतलब जो कुछ आपने नुकसान देखे हैं उसका भी एक पॉजिटिव पहलू आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। कहते हैं ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ था, ये रियलाइज होने का समय है। 14 अप्रैल को सूर्य देव आपके लिए आपके 11वें घर से निकल के 12वें घर में आ जाएंगे। सूर्य है कौन आपके लिए? आपके चौथे घर के मालिक है। चौथे घर के मालिक 12वें घर में चले जाएं तो ये बड़ा अच्छा तो नहीं माना जाता। इसे कहते हैं गृह त्याग योग। मित्रों, गृह त्याग योग हर स्थिति में नेगेटिव हो ऐसा नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा हो, ये सूर्य चतुर्थेश शिव द्वादश भाव में जाके बैठ जाएगा, ये अच्छा माना जाएगा। माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपके भी ये 4th हाउस वाले इम्पैक्ट लंग्स को लेके, ब्रीदिंग इश्यूज को लेके, चेस्ट को लेके के बड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन घर खरीदना हो, घर बेचना हो, लेन देन विक्रय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये सूर्य, विदेश संबंधित चीज़ों के लिए ये सूर्य अच्छा है। घर में पैसे खर्चे कराने का योग ये सूर्य बनाएगा। अब पैसे खर्चे कराने का योग मतलब कई तरीके हैं। कोई साग सज्जा की चीज़ें खरीद रहा होगा, कोई पंखा खरीद रहा, कोई AC खरीद रहा हो, ये सारी चीज़ें आपके 4th हाउस में आती हैं और उसका संबंध व्यय वाले भाव से बनता दिख रहा है। मेरी माने तो कुछ छोटे मोटे खर्चे इन संबंधित चीज़ों में कर भी दीजिए। और मित्रों, यही चतुर्थेश का 12वें घर में जाना और चौथे घर में केतु का आके बैठना, गृह त्याग योग जो है वो तो है ही। गृह त्याग योग के साथ साथ इसमें बंधु विसत्यकता योग भी आता है, यानी कि चीटिंग के योग बनते दिख रहे हैं आपके साथ।
व्यर्थ का पैसा फंसना, इनसे उनसे बातचीत लेन देन होते रहना और समझ नहीं आता कब कौन सा कितना पैसा कहाँ मार जाए आपका, आपके ही पैसे आपको ही मिलने हैं, व्यर्थ के डिलेज करना, ये समय ऐसा है। इसलिए लेन देन में कृपया बहुत सावधानी से ही आप आगे बढ़िएगा। जैसे ही सूर्य गोचर करेंगे, 12वें घर में पहुंचेंगे, अपनी उच्च की राशि पहुंचेंगे, उनके ये गोचर करते ही आपके शनि उदय हो जाएंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव का गोचर है और जैसे ही डिस्टेंस ये डिग्री वाइज बढ़ती है, यानी कि जहाँ पर मीन राशि में शनि है, तो 12 अप्रैल से ही शनि का अस्त वाला इम्पैक्ट खत्म होता हुआ आपको दिख जाएगा। और जब शनि अस्त हुए, जिनकी कुंडली में शनि ठीक स्थिति में है या नहीं भी ठीक स्थिति में है, आप अनुभवों को देखिएगा। अनुभव ये है कि जब तक शनि अस्त थे क्या चीज़ें अच्छी हो रही थी, बिकॉज शनि इनकम वाले भाव में है। इनकम वाले भाव में, इच्छा पूर्ति वाले भाव में, इच्छा पूर्ति वाले भाव में शनि हो तो क्या होगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। इनकम वाले भाव में है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। शनि अस्त थे तो क्या इनकम बढ़ी थी, क्या इच्छाएं पूर्ण हो रही थी, क्या शनि अस्त थे तो फर्स्ट हाउस यानी कि आपकी हेल्थ ठीक हो रही थी, क्या शनि अस्त होने पे आपके संतान, शिक्षा, प्रेम में लाभ मिल रहा था, क्या अध्ययन में आपको लाभ मिल रहा था, क्या रिसर्च में आपको लाभ मिल रहा था शनि के अस्त होने पर, जो लास्ट मंथ आपका निकला है, ठीक है। अगर ऐसा था तो शनि उदय हो गए हैं। अब शनि का एक सिंपल सा काम, भाई मेहनत करिए, रिवॉर्ड लीजिए, नहीं कर सकते तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ये शनि हो गए। और शनि है कौन आपके लिए, आपके भाग्य वाले भाव के और करियर वाले भाव के मालिक के, जाके बैठे हैं लाभ स्थान में। तो लाभ स्थान में शनि का बैठना बुरा नहीं है, या 11वें घर में किसी भी ग्रह का होना बुरा नहीं माना जाता फॉर योर डिजायर्स, फॉर योर इनकम। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हर ग्रह का अपना नेचर है। शनि है तो डिलेज कराएगा, शनि है तो आपको एफर्ट डलवाएगा, शनि है तो आपके पूर्व कर्मों का फल भी जोड़ेगा, प्रारब्ध भी जोड़ेगा। तो आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता, ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा मिल रहा है। लेकिन आपने ही किया, आज नहीं किया, 500 साल पहले किया होगा, 1000 साल पहले किया होगा, 10,000 साल पहले किया होगा। आपकी यात्रा ही जब 4 बिलियन सालों की है तो 10,000 5,000 साल तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है ना। चतुर्युगे सहस्त्राणि दिनमेक पितामह, जो मेरे और आपके लिए 4 युग बदल रहे हैं, उतने देर में तो ब्रह्मा जी का एक दिन बदल रहा है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की, वो है शुक्रदेव का अपनी राशि आपके लग्न में गोचर। देखिए, शुक्रदेव का लग्न में गोचर हो, शुक्रदेव का धन स्थान में गोचर हो, शुक्रदेव का क्रिएटिव वाले क्षेत्र में 5वें में 11वें में गोचर हो, ये बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो शुक्रदेव 12वें घर से, हालांकि 12वें घर का शुक्र भी बुरा नहीं होता, पैसे खर्चे कराएगा, लेकिन खर्चे कराने से पहले पैसे देगा भी, राइट। अगर कुंडली में शुक्र बहुत खराब नहीं है तो शुक्र यहाँ पर 12वें घर से पहले घर में आ रहा है, विच इज़ गुड। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अट्रैक्शन के लिए, आपकी वाणी के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, आपके नेटवर्क के लिए, आपके इम्पैक्ट के लिए ये शुक्र बुरा नहीं है। फॉर योर मैरिड लाइफ ऑल्सो शुक्र अच्छा है, पुरुषों के लिए खासकर शुक्र अच्छा हो रहा है जो फर्स्ट हाउस जा रहा है। साथ ही मित्रों, मंगल के सूर्य के गोचर से 2 बड़े दोष खत्म हो रहे हैं। पहला तो सूर्य शनि की युति थी, अंधक दोष बना हुआ था, जो कि आपके लिए आपके इच्छा वाले भाव में था, 11वें घर में था, आपके बड़े भाई बहन वाले घर में था, ठीक है। सूर्य का गोचर हो जाने से ना एक तो ये अंधक दोष खत्म हो जाएगा, ठीक है। कब होगा वो, 14 अप्रैल को, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके लिए ना मंगल और राहु जो करियर वाले भाव में बैठे हुए थे, मंगल आपके लिए आपके द्वादशेष हैं और बिजनेस वाले 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं। करियर वाले भाव में जो ये बैठ करके अंगारक दोष बना रहे थे, वहाँ से मंगल का निकल जाना तो अंगारक दोष भी खत्म हो गया। तो ये तो मित्रों गोचर के थे जो इस महीने ट्रांजिट ले रहे हैं। जो ग्रह तटस्थ हैं, जो नहीं बदल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं इस महीने आपके लिए। गुरु बैठे हैं 2nd हाउस, धन के कारक गुरु होते हैं और 2nd हाउस बैठे हैं, विच इज़ गुड। बुध की राशियों में गुरु बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसलिए आपको गुरु का 100% इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसे बहुत नेगेटिव मत समझिएगा, ठीक है। ये गुरु आपके करियर को देख रहे हैं, 6th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं और आपके 10th हाउस को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके, रोग रिपो ऋण को लेकर के और आपके करियर को लेके गुरु का काम क्या है, संभालना। गुरु का बेसिक देखिए आपके लिए ना, एक तो आपके लग्न के राशि के लॉर्ड होते हैं शुक्र, तो गुरु और शुक्र में बड़े अच्छे संबंध तो नहीं होते, इसलिए इसको ऐसे समझिए, गुरु आपके लिए योग कारक भी नहीं है, आपके अष्टम भाव का स्वामी है, आपके 11th लॉर्ड भी हैं, तो गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है। गुरु करेंगे क्या, गुरु इस पृथ्वी के लिए जो करते हैं वही आपके लिए भी करेंगे। मतलब इस पृथ्वी के लिए, इस सौरमंडल में गुरु की ग्रेविटी और गुरु का मास बहुत बड़ा है।
इस कारण से पृथ्वी की तरफ आने वाली समस्याओं को, एस्टेरॉइड्स को गुरु अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ग्रेविटी से। सिमिलरली ये गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है कि आपको ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, नहीं, आपकी समस्याओं को वो रोकेगा। यानी जो समस्याएं आपकी तरफ आ रही हैं उसको आपसे वहां से निकालने का प्रयत्न करेगा और निकालेगा। रोग रिपोलन में भी आपको निकालने का प्रयत्न करेगा और निकालेगा। करियर की समस्याओं में भी आपको निकालने का प्रयत्न करेगा और निकालेगा। यानी कि समस्याएं तो आएंगी लेकिन एंड में आपको सपोर्ट मिल करके आप वहां से बाहर निकल जाया करोगे। इसको ऐसे समझ लीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य का तो आपको वैसे भी ध्यान रखना है। केतु राहु का इम्पैक्ट आपके 4th एंड 10th हाउस पे पहले से ही है। अभी राहु बुध की युति है, आपकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित दिख रही है, डिसीजंस बहुत सॉलिड नहीं निकल के आप आ रहे हैं और ये बहुत लंबा समय नहीं है। आपको नेक्स्ट मंथ इस बात पे भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। राहु का इम्पैक्ट आपके 2nd हाउस पे है मित्रों, इसको हम दुर्मुख योग कहते हैं। दुर्मुख योग से क्या होता है, आपकी वाणी से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो सामने वाले को भ्रमित भी कर दे, सामने वाले को परेशान भी कर दे। और अगर ऐसा कुछ नहीं भी निकल रहा है तब भी आपके ऊपर व्यर्थ की बात, व्यर्थ की भाषा, गलत चीज़ें बोलने का आरोप लग सकता है कि भाई आप कितना भी ठीक क्यों ना रहे, लेकिन आपके ऊपर आरोप लग गया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं बात करता। ठीक है, दुर्मुख योग ये होता है। भोजन को लेकर सावधान रहिए, माता के स्वास्थ्य को लेकर और अपने खुद के खांसी इत्यादि को लेकर के भी, ब्रीदिंग इश्यूज़ को लेकर भी सावधान रहिए। किसी ऐसी जगह पर ना जाइए जहाँ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो। नौकरी काम कारोबार में कहीं विदेश का इम्पैक्ट भी दिख रहा है। विदेश के धन आने के भी योग हैं, विदेश के क्लाइंट मिलने के भी योग हैं और MNCs के जॉब के भी योग हैं। तो जो लोग टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़े हैं उनके लिए राहु का कुंभ राशि 10th हाउस में होना और आपके जॉब वाले भाव को देखना कहीं से बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो गोचर है मित्रों। समस्याएं कुछ हैं, चल रही हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ना वर्तमान स्थिति में जो आपको उपाय करना चाहिए वो शनि का, बिकॉज शनि 1st हाउस में आपको मानसिक रूप से पीड़ित कर रहे हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद भी एक चिंता बना के रखते हैं। शनि इनका ये बेसिक काम है, दारुण दुख देने वाला ग्रह है। 1st हाउस में इनका इम्पैक्ट है। क्या करना है, शनि के लिए भगवान शंकर का नित्य प्रति अभिषेक किया करिए। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड अपने समय के अनुसार, बिकॉज सुंदरकांड घंटा भर लेगा, आपका समय हो तो किया करिए, अन्यथा हनुमान चालीसा तो नियमित रूप से किया करिए। ठीक है, शनि के लिए गरीबों, बेजुबानों और पीड़ित लोगों की मदद करते रहिए। फाइनेंशियली भी आपके इच्छा वाले भाव में, लाभ वाले भाव में बैठे हैं। अगर अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पैसों को इन लोगों पर, लेबर क्लास के लोगों पर, गरीब लोगों पर, पीड़ित लोगों पर, बीमार लोगों पर पैसे खर्चे करने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। कोई फर्क नहीं पड़ता 1 रुपये कर रहे हैं 1000 कर रहे हैं, आपके बजट पे डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो ये दान करते रहिए। शनि का लाभ लेना है, बिकॉज शनि 1st हाउस देख रहा है, तो आपको फिजिकली फिट होना है और फिजिकली फिट होने के सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, वो फिजिकल वर्कआउट करना है। शनि जहाँ देखे, खासकर 3rd इम्पैक्ट, वहाँ पर तो आपको ज़रूर शारीरिक श्रम कर देना चाहिए। 1st हाउस को देख रहा है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, घर पे ही करिए, बट कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिएगा, शनि की पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।